गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज पिछली बार सेशन हम लोग देखा था कि कैसे हम लोग रिएक्ट सॉरी कैसे हम लोग नोड जेएस की स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग करने से पहले एक चीज क्लियर कर दी थी मैंने कि कैसे जावास्क्रिप्ट का सिंक्रोनस फंक्शन काम करता है। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या होता है मैं आपको थोड़ा शो करूंगा कि यहाँ से मैं बना लेता हूँ एक पेज अलग से और यहाँ मैं बना लेता हूँ इसको नोड ट्यूटोरियल। ठीक है, यहां से हम लोग शुरू करते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या देखा था कि कैसे जावास्क्रिप्ट एक पर्टिकुलर सॉरी सॉरी बहुत डार्क हो गया ये। ठीक है, पहले तो हम लोग ने देखा था कि एक बेसिक डेफिनेशन हम लोग ने जावास्क्रिप्ट में देखी थी कि जावास्क्रिप्ट एक आपकी सिंक्रोनस सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। ठीक है, हम लोग देखा था कि सिंक्रोनस और सिंगल थ्रेड कैसे है, ये हम लोग देख चुके हैं एक तरीके से। अब जावास्क्रिप्ट के दूसरे बिहेवियर पे बात करते हैं कि सिंक्रोनस मतलब क्या हो गया कि कोड जो हम लोग का है वो एक पर्टिकुलर सेक्शन में चलता है, पर्टिकुलर वे में चलता है, एक मैनर मैनर में चलता है। कोड लाइन अगर ऐसे लिखा हुआ है 1 2 3 4, तो आप लोगों को ये रिवाइज करके पता चल रहा होगा कि लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगी, फिर 2 एग्जीक्यूट होगी, फिर 3 एग्जीक्यूट होगी, 4 एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, अब हम लोग इस चीज का प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये क्या सही में ऐसा चलता है या सिर्फ बातों में ही ऐसी ऐसी चीजें हैं। ठीक है, तो पहली बात तो हम लोग को दोनों चीजें हम लोग को समझनी रहेगी कि कैसे चलेगा। ठीक है, उसके पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग कृपया करके अपने सिस्टम में अगर किसी में इंस्टॉल नहीं है नोट जेएस और आपका वीएस कोड, तो आप इंस्टॉल कर लो। कैसे करोगे मैं इसका भी तरीका बता देता हूँ आपको। आपको क्या करना है, सिंपल जाकर कि सिंपल सर्च करना है वीएस कोड डाउनलोड। तो यहाँ से आपको वीएस कोड मिल जाएगा। आपको सीधा अपने अपने हिसाब से विंडोज में मैक में जैसे भी करना आप इसको डाउनलोड कर सकते हो नॉर्मली। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, आपका वैसे ही सिस्टम बन जाएगा, पूरा पूरा बन जाएगा वैसे ही। दूसरी चीज क्या होती है, आपको नोट जेएस इंस्टॉल करना रहेगा। तो नोट जेएस सिंपल रखकर आप किसी में भी आ सकते हैं। यही ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं आ जाता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा नोट जेएस एलटीएस करके। ठीक है, नोट जेएस ऑर्गेनाइजेशन में जाकर इंग्लिश में करेंगे तो इंग्लिश क्या है, ये फॉर्मेट होता है बेसिकली, किस फॉर्मेट में आप करना चाह रहे हो। सॉरी, फिर यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी नॉर्मली जैसे रहता ही है। ठीक है, तो इससे हम लोगों को क्लियर हो जाता है। प्लस इसमें आप एक डेफिनेशन देख रहे होगे नोट जेएस की। नोट जेएस क्या होता है, नोट जेएस एक फ्री ओपन सोर्स क्लाउड प्लेटफॉर्म है जावास्क्रिप्ट का। ये एक रन टाइम इन्वायरमेंट है। ये एक नोट करने वाली चीज है कि जावास्क्रिप्ट और नोट जेएस में जो पहला इंटरव्यू क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट और नोट जेएस में जो पहला जो की डिफरेंस होता है कि जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और रन टाइम इन्वायरमेंट जो जिस पे काम करता है, मतलब जो जो काम कर रहा है वो नोट जेएस है। ठीक है, अब इसके हम लोग थोड़ा ब्रीफ में भी देखेंगे। पहले हम लोग एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलते हैं कि क्या होता है अगर हम लोग। अब मैं अब क्या करता हूँ, जब आपका ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपको क्या करना है, सिंपल एक फोल्डर बनाइए। इसको मैं नाम दे देता हूँ अभी के लिए नोट जेएस। नोट जेएस में कहीं और तो दिया नहीं है। ठीक है, नोट जेएस U2 YT कर दिया। सिंपल इसमें आएंगे और सिंपल आप यहाँ पे टाइप करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट। ये आपका कमांड कमांड ओपन प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। सिंपल यहाँ पे क्या करना है, कोड स्पेस डॉट। ठीक है, तो पहला क्या करना है, पहला स्टेप आपका हो गया कि आपको, मैं आपको स्टेप लिख देता हूँ ताकि और चीजें क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले क्या रहता है आपका, सबसे पहली चीज हो गई कि आपको डाउनलोड करनी है क्या क्या चीजें। आपको डाउनलोड करना है नोड जेएस। पेन थोड़ा मोटा कर लेते हैं, थोड़ा दिखने में लगे। ठीक है, नोड जेएस और वीएस कोड ज्यादा ही मोटा हो गया। वीएस कोड, ठीक है, ये दोनों चीजें आपको करनी है इंस्टॉल डाउनलोड करके। दूसरा चीज क्या हो गई, आपको आपको बनाना है एक फोल्डर क्रिएट
न्यू फोल्डर, एक फोल्डर बनाइए और उसमें थर्ड चीज क्या होगा, इसमें आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने दिया है नोड JSYT। ठीक है। और फिर तीसरा चीज आप क्या कर सकते हो, मतलब ये चीज हो गई। तीसरा स्टेप क्या रहेगा आपका कि आपको नोड जेएस में जाकर उसके एड्रेस में नोड JSYT उसके एड्रेस स्पेस में जाके आपको टाइप करना है कमांड प्रॉम्प्ट, तो ये आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके देगा। चौथा उसमें क्या रखना है, क्योंकि हम लोग को सीधे नोड जेएस के नोड मतलब VS कोड खोलना है, तो VS कोड की जो डायरेक्ट कमांड होती है वो आपकी रहती है कोड डॉट, कोड स्पेस डॉट, तो ये स्पेस है। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आपको और कंफ्यूजन हो जाएगी। मैं यहाँ पे सिंपल अपने शब्दों में बता दे रहा हूँ कि ये स्पेस है, कोड स्पेस डॉट। इससे आपका VS कोड ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अपने VS कोड पे ही आते हैं। आज हम लोग का जो सेशन रहेगा वो आपका मिक्स रहेगा, हम लोग थ्योरेटिकल भी देखेंगे और उसको प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, ये आज हम लोग का पूरा टारगेट रहेगा, प्लस हम लोग कंसेप्ट भी समझते चले जाएंगे, क्योंकि अभी आज आज का जो अभी का है हम लोगों को समझना है कि सिंक्रोनस और सिंगल थ्रेडेड काम कैसे करता है। ठीक है, उस चीज को उस चीज को समझेंगे। फिर दूसरी जो डेफिनेशन होगी हम लोगों की किस असिंक्रोनस वे में कैसे काम होता है वो भी समझेंगे आज। तो आज हम लोग इसी चीज को करते हुए चले जाएंगे कि नोड जेएस की आज समझ लो कि आज से नोड जेएस का आपका स्टार्टिंग हो चुकी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग एक एक करके आगे। तो मैंने बोला कि मैंने यहाँ तक कर लिया था, एड्रेस बुक तक मैं अपने आ गया था। तो मैं आता हूँ आईटी में, फिर मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा ये मेरी एड्रेस बुक हो गई। यहाँ मैं लिख दिया कमांड प्रॉम्प्ट CMD। CMD खोलने के बाद अब क्या करना मुझे, मैंने यहाँ पे लिखा था कि कोड स्पेस डॉट, ये सिंपल काम रहेगा, मुझे और कुछ किसी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। क्यों कोड स्पेस डॉट किया मैंने यहाँ पर, तो ये मेरा VS कोड खोल के देगा। इस यही स्ट्रक्चर आप लोगों का भी खुला होगा, बेसिक यही खुला होगा, क्योंकि यही एक है जो स्टार्टिंग में खुलता है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना होता है, यहाँ पे हम लोग को एक फाइल बनानी होती है, क्योंकि हम लोग जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे होंगे। तो आप फाइल का नाम कुछ भी ले सकते हो, मैंने लिखा हुआ है इंडेक्स। ठीक है, मेन जो हम लोग का मेन होता है कि जावास्क्रिप्ट को अगर बताना है कि ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, .js से उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सारी सारी फाइल जो होती है वो अपने लैंग्वेजेस पे डिपेंड करती है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जब आप उसका C++ का बनाएंगे तो CPP बनता है। जावा को बनाएंगे तो .java बनता है। ठीक है, पाइथन का बनाएंगे तो .py बनता है। ठीक है, ऐसे ही जावास्क्रिप्ट का जब करेंगे तो .js से ही उसके फाइल का इंटीग्रेशन होगा। जब HTML का करेंगे तो .html रहता है, और जब CSS का करेंगे तो .css रहता है। ठीक है, फाइल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ से मेरी एक फाइल इंस्टॉल हो गई है नॉर्मली। ये हम लोग का जो है फाइल हम लोग का एक आ गया है, जिसमें मैंने किया हुआ है कि index.js है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और प्रोसीड करने से पहले बताना चाहूंगा कि दो चीजें होती हैं हमारे पास। मैं शेप में दे देता हूँ या फिर मैं ऐसे ही बता देता हूँ, चलो मैं शेप में दे देता हूँ एक तरीके से। ठीक है, हम लोगों के पास रहती हैं दो चीजें। ठीक है, हम लोगों के पास दो जो चीजें रहती हैं जिसके बारे में बताना चाह रहा हूँ, वो एक एक तो रहती है आपका ब्राउजर। ठीक है, और एक आपका रहता है .js का इन्वायरमेंट इटसेल्फ। ठीक है, ये दो चीजें मैं बताना चाह रहा हूँ कि ब्राउजर और Node.js में क्या फर्क पड़ रहा है। तो Node.js में कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज होती हैं, कुछ जो ब्राउजर में एक्सेसिबल नहीं है, और जो ब्राउजर में है वो Node.js में नहीं है। जैसे क्या हो गया, ब्राउजर में आप विंडो ऑब्जेक्ट को, विंडो ऑब्जेक्ट हो गया, दिस हो गया, ठीक है, इन सबको आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ये ब्राउजर में एक्सेसिबल है, ये नोड में एक्सेसिबल नहीं है। मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग बेसिकली जो ब्राउजर होता है, ब्राउजर का काम होता है कि हम लोग फ्रंट एंड को इसको एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें जो काम रहता है वो बेसिकली आपका फ्रंट एंड पे रहता है। ठीक है, जब आपको फ्रंट एंड को रेंडर करना हो तब आप ब्राउजर का काम करते हो, और फ्रंट एंड रेंडर करने के लिए मतलब क्या होता है, हम लोगों को चाहिए रहता है HTML। HTML बहुत जरूरी होता है।
HTML जब आप रेंडर करोगे तभी आपका ब्राउजर का काम होगा और तभी वो फ्रंट एंड पे काम होगा। नोड जेएस का काम जो रहता है हम लोगों का, नोड जेएस का जो बेसिक काम होता है हम लोग समझने वाला होता है, वो बेसिकली हम लोगों का बैकएंड पे रहता है। ठीक है, सर्वर क्रिएशन पे रहता है, ऐसी चीजें रहती हैं। ठीक है, तो इस चक्कर में जो विंडो और दिस कीवर्ड है वो फ्रंट एंड से या HTML से या ब्राउजर से रिलेटेड होती है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे बोला, एक पैरामीटर मैंने यहाँ पे दे दिया कि जो आपका दिस कीवर्ड है, मैं इसको थोड़ा लंबा कर दूंगा तो और जो है क्लैरिटी रहेगी इस चीज़ों में, कि विंडोज जो है, विंडो और दिस कीवर्ड जो है वो ब्राउजर में एक्सेसिबल है और किसी में नहीं होता। ठीक है, तो विंडो डॉट एस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी आपने अगर सुना हो, HTML जावास्क्रिप्ट में अगर डॉम मैनिपुलेशन कर रहा हूँ तो बेसिकली जो ब्राउजर का हो गया, ब्राउजर में आप डॉम मैनिपुलेट कर सकते हो एक तरीके से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक और चीज चीज लिख देता हूँ कि आपको जो डॉम मैनिपुलेशन है, सॉरी, तो डॉम मैनिपुलेशन जो आपका रहता है वो बेसिकली आपका ब्राउजर में होता है। ठीक है, और डॉम मैनिपुलेशन यहाँ नहीं होता है। ठीक है, अब यही बात है कि हम लोग जो समझ रहे थे, वही चीज मैंने बोली आपको कि जावास्क्रिप्ट और जो आपका नोड में है, जो मेन डिफरेंस है ये कि ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और ये हो गया, ये एक रन टाइम इन्वायरमेंट है। ठीक है, ये एक रन टाइम इन्वायरमेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, जब ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, बेसिकली ये लैंग्वेज है, तो ये लैंग्वेज जो सबसे पहली जो इंट्रोडक्शन हुआ था इस लैंग्वेज का, वो हुआ था सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड के लिए। उसका बैक एंड से लेना देना नहीं था। सबसे पहले जो ये काम हुआ था ये फ्रंट एंड के लिए हुआ था। और क्या हुआ था उसके बाद, क्योंकि जब हम लोग ने स्टार्टिंग करी थी, कल शायद मैंने इस चीज को पिछले सेशन में मैंने शायद इस चीज को बताया भी होगा आप लोगों को कि जावास्क्रिप्ट की जो स्टार्टिंग हुई थी वो फ्रंट एंड के लिए हुई थी। और जब बाकी जो लैंग्वेजेस हो गई, मतलब फ्रंट एंड के लिए ये हो गया, फिर उसके बाद बैक एंड के लिए हम लोग जो बाकी लैंग्वेजेस देखते हैं वो हम लोग की रहती है क्या, जावा, पाइथन, सी, C++, और भी बहुत सारी जो लैंग्वेज हो गई, रूबी हो गई, रूबी ऑन रेल्स हो गया, आर हो गया। ठीक है, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हो गई जो बैकएंड के लिए काम कर रही हैं, जो एक बेसिकली एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी जो चीज लैंग्वेजेस रहती है वो सभी हो गए। अब क्या हुआ, क्योंकि हम लोग का फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट में बन रहा है, बैकएंड के लिए हम लोग को अलग से लैंग्वेज सीखने की जरूरत पड़ रही है। तभी क्या किया कि गूगल क्रोम ने क्या किया, गूगल क्रोम ने क्या कर दिया कि उसने एक V8 इंजन इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, इस V8 इंजन से क्या हुआ कि उसने एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया कि जिसमें बैकएंड में जावास्क्रिप्ट जो है वो बैकएंड में भी चलेगा। तो उसने जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया उसका नाम दिया नोड जेएस। ठीक है, नोड जेएस को जब इसको इंट्रोड्यूस किया तो नोड जेएस क्या हो गया, आपका रन टाइम इन्वायरमेंट हो गया। रन टाइम इन्वायरमेंट हो गया, सॉरी मैं थोड़ी स्पेलिंग मतलब अपना थोड़ा राइटिंग सही कर लूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि समझ में ही नहीं आया। रन टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है, तो पहले क्या हुआ कि जब देखा कि फ्रंट एंड पे जावास्क्रिप्ट बढ़िया काम कर रही है और बैक एंड को मुझे सीखने के लिए क्या दूसरे लैंग्वेजेस सीखनी पड़ रही हैं, तो मेरे पास या गूगल के पास ये ख्याल आया कि एक काम करते हैं, हम लोग फ्रंट एंड तो इसमें कर ही रहे हैं, बैक एंड के अलग से लैंग्वेज क्यों करना पड़ा, क्यों करने की जरूरत है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक V8 इंजन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो एक V8 इंजन के वहां से इंट्रोड्यूस कर दिया। उस V8 इंजन का काम ये हो गया कि उसने क्या किया कि नोड जेएस एक रन टाइम इन्वायरमेंट क्रिएट किया, एक रन टाइम इन्वायरमेंट जिसका नाम दे दिया उसने नोड जेएस। वहां पे क्या हुआ कि वहां पे विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट जो है नोड जेएस में रन टाइम इन्वायरमेंट जो उसका नोड जेएस हो गया, उससे V8 इंजन में आप बैकएंड भी अब बना सकते हो। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि जावास्क्रिप्ट अब हो गया पूरा पूरा फुल स्टैक संभालने वाला हो गया। मतलब ये हो गया कि वन इन ऑल हो गया। ठीक है, अब ऐसा नहीं रहा कि आपको जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड के लिए सीखना पड़ रहा है, जावा अलग से करना पड़ रहा है, पाइथन C++ अलग अलग करना पड़ रहा है। ये एक बेसिकली एक एडवांटेज हो गया कि आपको एक ही लैंग्वेज आ जाए तो आप बाकी के जो टेक स्टैक है वो आराम से समझ सकते हो। ठीक है, तो ये चीज तो हो गई। बाकी क्या होता है अपना कि जो अपनी मन टेक्नोलॉजी होती है,
जो मन टेक्नोलॉजी है जिसमें आपका M फॉर MongoDB है, E फॉर एक्सप्रेस है, R फॉर रिएक्ट है और N फॉर नोड है। ठीक है, ये चीजें हो गई। तो इनमें क्या हो गया, अब ये पूरा पूरा एक ही जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज हो गई जो कि पूरा पूरा मर्ज स्टैक संभाल रही है, पूरा पूरा मेन स्टैक संभाल रही है, पूरा पूरा MEVN मतलब A फॉर हो गया एंगुलर और V फॉर हो गया व्यू। ठीक है, ये सारी लैंग्वेजेस संभाल रही है। मतलब क्या हो गया, अब आप जावास्क्रिप्ट सीख कर फुल स्टैक प्रोजेक्ट अपना बना सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको। बेसिकली ये जो है ऐसे ही काम कर रहा है कि आपको बस रन टाइम एनवायरनमेंट में नोड जेएस इंस्टॉल करना है और जावास्क्रिप्ट की फाइल को यूज करना आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप बेसिकली एक फोल्डर एक पूरा पूरा खुद से ही प्रोजेक्ट बना सकते हो। ये एक फायदा हो गया। बाकी टाइम पे क्या, बाकी चीजों पे क्या हो रहा था कि आपको जावास्क्रिप्ट तो फ्रंट एंड के लिए पढ़ना ही पड़ रहा था, आपको बैकएंड के लिए भी अलग अलग से लैंग्वेज पढ़नी पड़ रही थी, जैसे C++, जावा, पाइथन। ठीक है, ये सब पढ़ना पड़ रहा था। अब उस चीज से हम लोग बच गए हैं। हम लोगों को जो है जावा क्रोम ने एक पर्टिकुलरली एक लैंग्वेज असाइन कर दी है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज असाइन कर दी है, जिससे हम लोग डायरेक्टली उस चीज को एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, ये बात तो क्लियर है सर जी, ये बात तो नहीं समझ में आती है। दूसरी बात हम लोग समझते हैं इस चीज को लेकर कि जावास्क्रिप्ट तो ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट का जो हम लोग बनाते हैं स्ट्रक्चर, जैसे मैंने बताया था कि क्योंकि जावास्क्रिप्ट और नोड जेएस में यही अंतर है कि जो नोड जेएस है वो आपका रन टाइम इन्वायरमेंट है। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट क्या है, एक लैंग्वेज है। तो जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट की हेल्प से आ, अपने V8 इंजन से बात करता है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट की हेल्प से V8 इंजन से बात करता है, और वही जो है V8 इंजन एक पर्टिकुलर चीज को कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बाइट कोड जगह जैसे कहते हैं बिट कोड जगह 1000, ऐसे टाइप के आपने सुना भी होगा और बहुत जगह पढ़ा भी जाता है। जब आप सिंपली मतलब किसी और से ही बात करोगे तो बोलते हैं या तो जीरो होगा तो वन होगा, मतलब क्या, या तो ट्रू होगा तो फॉल्स होगा, मतलब या तो होगा ही नहीं या पूरा पूरा होगा। जैसे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, जैसे लोग बोलते हैं कि या तो बच्चा होगा तो बूढ़ा होगा, सीधी चीज है। ठीक है, ऐसे 10 का ही काम होता है। ठीक है, तो ये होता है कन्वर्जन। तो जावास्क्रिप्ट जो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब तो लगता है पहला क्वेश्चन तो क्लियर ही हो गया होगा कि जावास्क्रिप्ट और नोड जेएस में क्या अंतर है। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आप लोग ये चीज नोट करते हुए चलें कि पहला क्वेश्चन जो बन गया आपका, वो आपका बन गया कि जावास्क्रिप्ट वर्सेस नोड जेएस। ठीक है, ये चीज हम लोग की क्लियर हो गई। दूसरी चीज ये भी क्लियर हो गई हम लोग को कि वाई जावास्क्रिप्ट। इसी के साथ हम लोग के दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बनता है कि जावास्क्रिप्ट क्या आपकी सिंक्रोनस सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया था कि हाँ सिंक्रोनस सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। चौथा क्वेश्चन जो बन जाता है इसका, हाउ जावास्क्रिप्ट परफॉर्म्स asynchronous task। ठीक है, असिंक्रोनस टास्क को कैसे परफॉर्म करता है, अब हम लोग इस पे देखते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या हो गया, जावास्क्रिप्ट और नोड.js क्या होता है, वाई जावास्क्रिप्ट क्या हो गया, फिर इसके बाद जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस ये भी हो गया। अब हम लोग इसको देखते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं कैसे होता है ये चीज। ठीक है, और एक और क्वेश्चन हम लोग अभी एक चीज और से समझ चुके हैं कि व्हाट इज नोड.js। ठीक है, नोड.js क्या चीज है ये भी हम लोग एक चीज समझ चुके हैं। तो ये 5 क्वेश्चन तो हो गए। अब हम लोग इसके तरफ बढ़ते हैं कि क्या चीज होती है। ठीक है, अब मैं आता हूं अपने स्क्रीन पे। पहले मैं दिखाता हूं आपको कि सिंक्रोनस सिंगल थ्रेड कैसे काम करता है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से मेरी फाइल तैयार होके बन गई आकर। अब मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपल कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग करने से क्या हो जाता है मेरे अंदर, मतलब कि मैं अपने कोड में क्या करता हूँ, मैं अपने कोड को टेस्ट कर सकता हूँ, डेटा फ्लो चेक कर सकता हूँ कि कैसे चल रहा है। एक तरीके से मेरा डीबगिंग या टेस्टिंग वाला टूल हो गया। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, यहाँ पे मैं 1 करता हूँ, उसके बाद कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, यहाँ 2 करता हूँ, फिर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, 3 करता हूँ। ऐसे करते करते मैं 5-6 कंसोल कर देता हूँ, जिससे ये रहेगा कि क्लैरिटी रहेगी कि कहाँ से डेटा फ्लो कैसे हो रहा है। ये चीज़ तो हो गई मेरी। ठीक है, बराबर हो गया।
अब मुझे क्या करना है, मेरे को करना है टर्मिनल ओपन। तो आप क्या कर सकते हो, व्यू में आओ, सॉरी यहाँ पे रन आओगे, रन आओ में यहाँ पे टर्मिनल करके आएगा। एक सेकेंड, टर्मिनल टर्मिनल कहाँ होगा ये टर्मिनल, टर्मिनल ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टर्मिनल खोल लेता हूँ अपने, यहाँ मैं टर्मिनल खोल लिया। दूसरा तरीका क्या होता है टर्मिनल खोलने का, कंट्रोल प्लस बैकटिक। बैकटिक मतलब हो गया एस्केप के नीचे वाला बटन, इसको भी आप कर लोगे तो नॉर्मली खुल जाएगा। ठीक है, ये चीज तो हो गई। अब इसमें क्या करना होता है मुझे, जब मेरे को अपने रन इसमें नोट चलाना होता है इसमें अपने सिस्टम में, तो मैं सिंपल टाइप करता हूँ नोट स्पेस और फाइल का नाम। तो मेरा फाइल का नाम है index.js। ठीक है, ये मैंने चलाया। तो आपको क्या दिख रहा है कि 1 2 3 4 ये बराबर चलता चला आ रहा है, कहीं भी कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा है। टॉप टू बॉटम जैसे कोड चल रहा था, जैसे हम लोगों ने बात करी थी, ये वैसे ही चलता जा रहा है। इसमें कोई भी सिंपल, कोई भी ऐसे अचरज वाली बात नहीं है कि सिंपल कोड चला जाया जा रहा है। मान लेता हूँ कि मेरी एक लाइन में किसी में भी एरर आ गया, मान लेता हूँ मैं ये एरर मैंने जानबूझ के जनरेट कर दिया कि कंसोल डॉट लॉग, लॉग की स्पेलिंग LOG होती है बेसिकली, मैं यहाँ पे LO करके बैठा हूँ। सिंपल कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल एक लाइन का मैंने किया हुआ सिस्टम। अब मैं यहाँ पे इसको से करता हूँ सेव, फिर मैं करता हूँ फिर से मैं चलाता हूँ अपने नोड को, और अब देखोगे आप कि यहाँ पे आया कंसोल डॉट लॉग इज नॉट अ फंक्शन। तो आप ये देखोगे कि लाइन नंबर 1 चली, लाइन नंबर 2 चली, लेकिन लाइन नंबर जब 3 चली उसके बाद मेरा एक भी कोड नहीं चला। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जब तक ये कोड चलेगा, जब तक ये एक एक लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो जाती, तब तक आगे की लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, आगे फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होंगे, आगे का कोड कोई भी हो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। वो इसी फ्लो पे ही चलेगा कि आपका कोड बराबर चल रहा है। इसी को हमने उस दिन देखा था कि होता है ब्लॉकिंग एलिमेंट्स। ठीक है, आप लोगों को याद होगा तो मैंने बताया था ब्लॉकिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, नॉन ब्लॉकिंग और ब्लॉकिंग क्या होते हैं, आप लोगों को याद होगा। तो ब्लॉकिंग मतलब क्या होता है कि एक लाइन, क्योंकि सिंगल थ्रेड पे काम कर रहा होता है, ठीक है, सिंगल थ्रेड पे काम कर रहा होता है, तो ये लाइन बाय लाइन चलती चली जाती है, और जब तक एक लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी दूसरी नहीं चलेगी, दूसरी नहीं चलेगी तो तीसरी तो बात ही नहीं होगी। ठीक है, तो वो क्या कर दिया, उसने ब्लॉक कर दिया, एक पाथ को ही ब्लॉक कर दिया, क्योंकि सिंगल थ्रेडेड है तो एक थ्रेड जो था वो इसने ले ही लिया अपने साथ, इसने दूसरे को थ्रेड दिया ही नहीं, इसलिए इसको कहते हैं सिंगल थ्रेडेड। ठीक है, सिंक्रोनसली फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट इज वर्किंग, इसलिए इसको कहते हैं कि नॉर्मली काम कर रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पर, ये चीज तो समझ में आती है, चलो ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये, चलो मैं इसको सही कर देता हूँ। ठीक है, अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है एक, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो चलो ठीक है सिंक्रोनसली चल रहा है काम, अब मैं एक चीज को बना देता हूँ असिंक्रोनस। कैसे बना देता हूँ, मान लेते हैं लाइन नंबर 3 को मैं बना देता हूँ असिंक्रोनस। असिंक्रोनस के बनाने के लिए जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सेट टाइम आउट का मेरे पास एक एग्जांपल है जिसमें मेरे पास एसिंक्रोनस वे है। इसमें मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन पास करता हूँ, ये कॉल बैक फंक्शन है। कॉल बैक फंक्शन जावास्क्रिप्ट में आपने शायद देखा होगा इसको, ये कॉल बैक फंक्शन है। इसमें मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल हम लोग कॉल बैक फंक्शन को एक बार देख लेंगे। फिर आता है, मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ 3। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ कि ये चले मेरा 2 सेकंड बाद। ठीक, मैं ये चाहता हूँ, अभी हम लोगों ने क्या देखा था, अभी हम लोगों ने देखा कि लाइन बाय लाइन चीजें चल रही हैं। ठीक है, मतलब क्या 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहा था नॉर्मली। अभी भी आप लोग अगर ये सोच रहे होगे कि लाइन बाय लाइन चलना चाहिए, बात तो सही है आपकी, लाइन बाय लाइन चलना चाहिए, तो जैसे एकदम जो है नॉर्मली कोड चलता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का वही सीन है। ठीक है, अब अगर मैं इसको करता हूँ CLS कर देता हूँ, क्लियर हो जाए स्क्रीन, और मैं सिंपल चलाता हूँ क्या, Node.js। तो आप ये देखो कि 1 2 4 5 3, 3 बाद में चला। मैं इसको फिर से चलाता हूँ, फिर से उसके बाद जो है क्लियर हो जाएगी चीजें। जब आप ये मैजिक देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ सिंपल करता हूँ Node.js, नोट स्पेस index.js, हम इसको इंटर हिट करता हूँ, तो 1 2 4 5 और 3 चला बाद में। इसका मतलब ये हुआ कि ना, जो सेट टाइम आउट है, जो असिंक्रोनस फंक्शन है, वो नॉन ब्लॉकिंग है। नॉन ब्लॉकिंग मतलब क्या हुआ कि उसने लूजली छोड़ दिया, उसने बोला कि आप एक काम करो, जितने भी सिंक्रोनस टास्क है जो कि ब्लॉक कर रहे हैं चीजों को, आप पहले उनको निपटाओ, हम लोग का टाइम जो है बाद में होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूं तो क्या होगा, तब भी चलो देख लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने बोला होगा कि करना तो है ही है। और यहाँ पे भी आप देखोगे कि फिर भी 1 2 4 5 3, 3 एकदम लास्ट में फिर भी आया। ठीक है, इससे मतलब, इसका मतलब ये हुआ, इससे सीधे सीधे हम लोग का ये चीजें क्लियर हो गई
कि जो सेट सिंक्रोनस टास्क हो गया, असिंक्रोनस टास्क में सेट टाइम आउट आता है, फिर आपका प्रोमिसेस आते हैं, डेटा फेचिंग होता है वो आता है, सेट इंटरवल आता है, ये सब चीजें रहती हैं जो कि एक बेसिकली काम चलता है का नॉर्मली काम चलता है इससे। ठीक है, इतनी चीज तो हम लोग को समझ में आती है। अब हम लोग एक काम करते हैं, ये चीज तो हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि असिंक्रोनस टास्क कैसे परफॉर्म होते हैं बैक एंड पे। ठीक है, ये चीज तो समझ में आती है। अब आते हैं हम लोग अपने दोबारा इसमें सिस्टम में, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हम लोग ने उस दिन समझा था कि कैसे जब हम लोग सिंपल कर रहे थे, जब तो हम लोग काम कर रहे थे, यहाँ पे मेरा मैंने ले लिया था एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट टाइप। ठीक है, यहाँ मैंने बना लिया था अपना कॉल स्टैक। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ कोड लाइन लाइन के कोड लिखे हुए थे। वहां पे हम लोग बात कर रहे थे सबके सब जो जो सिंक्रोनस वे में थे। अब मैं यहाँ पे कुछ लाइन ऑफ कोड जो जोड़ देता हूँ वो असिंक्रोनस वे में होंगे। ठीक है, मान लेता हूँ कि लाइन नंबर 1 मेरा सिंक्रोनस है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ S1। ठीक है, लाइन नंबर 2 भी मेरा S1 जो है वो सिंक्रोनस, S2 सॉरी, S2 सिंक्रोनस है। मान 3 मान लेते हैं, ये भी असिंक्रोनस है। 4 वाले में मैं क्या करता हूँ, असिंक्रोनस कर देता हूँ। ठीक है, तो S को मैं डिनोट कर रहा हूँ सिंक्रोनस से, और A को डिनोट कर रहा हूँ मैं असिंक्रोनस से। फिर मैं 5 कर लेता हूँ, ये मेरा असिंक्रोनस हो गया। फिर उसका 6 में कर लेता हूँ, ये मेरा सिंक्रोनस मान लेता हूँ, तो ये 4 5 6 7 को ये मैं मान लेता हूँ कि ये सिंक्रोनस है, और 8 को मैं मान लेता हूँ कि ये असिंक्रोनस है। ठीक है, इतनी चीजें हैं जो हम लोग की चल रही थी। सिंक्रोनस आप सिंपल मान सकते हो, कंसोल डॉट लॉग कर रहे हो, कोई भी चीज जो ब्लॉक कर रही हो चीजों को। ठीक है, पहले लोग फंक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नॉर्मली चलेगा, कोई ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये चीज हो गई। अब क्या रहता है, जावास्क्रिप्ट जब रन करता है, हम लोगों ने देखा था ये चीज कि जावास्क्रिप्ट टॉप टू बॉटम रन कर रहा है बराबर। टॉप टू बॉटम ये रन कर रहा है बराबर। ठीक है, लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर 8 तक। ठीक है, अब क्या इशू आता है, इशू आने का अब रीजन मैं बताता हूँ कि क्या इशू आएगा। एक आपका ये बन गया, ठीक है, और दूसरा आपका जो है ये बन गया। ठीक है, ये दो चीजें बन गई। एक को नाम दे देता हूँ मैं रिजल्ट क्यू। ठीक है, और एक को नाम दे देता हूँ मैं कॉल क्यू, और इसको मैं कह देता हूँ कॉल स्टैक। ठीक है, तो कॉल स्टैक का हम लोग ने उस दिन फंक्शन देखा था कि कॉल स्टैक कैसे काम करता है। कॉल स्टैक जो रहता है, क्योंकि स्टैक है वो, तो मतलब क्या हो गया, फर्स्ट इन लास्ट आउट। ठीक है, फर्स्ट इन लास्ट आउट वाला काम हो गया। सॉरी, लास्ट इन फर्स्ट आउट, सॉरी सॉरी सॉरी, माय माय मिस्टेक। ठीक है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट ये वाला हो गया जब आप स्टैक पे काम कर रहे हो, और जब क्यू पे काम कर रहे हो तब आता है आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, फीफो पे काम करता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब क्या हो गया, सिंपल सिंपल चीज है। क्यू में आप खड़े हो, किसी लाइन में खड़े हो, आपका नंबर तभी है, आपका नंबर सबसे पहले तभी आएगा जब आप सबसे पहले खड़े हो। दूसरा तीसरा, जब जहाँ पे भी जिस पोजीशन पे आप खड़े हो उस पोजीशन पे आपका नंबर आएगा। ठीक है, कॉल स्टैक में क्या रहता है, जो बंदा सबसे लास्ट में आएगा उसी को सबसे पहले बुला लिया जाएगा। या फिर एक स्टैक मान लो कि बर्तन रखे हुए हैं, प्लेट्स रखी हुई हैं। ठीक है, ये आपकी प्लेट्स रखी हुई हैं ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो सबसे जो ऊपर है सबसे पहले वही निकाली जाएगी। अगर सबसे लास्ट वाली निकालने जाएंगे तो बहुत एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इस चक्कर में सबसे जो ऊपर होगी वही निकाली जाएगी। तो फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट ये हो गया और लास्ट ये हो गया। देख देख कैसे क्या देखते हैं, फर्स्ट इन लास्ट आउट। ठीक है, जो पहले सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे लास्ट, जो सबसे लास्ट में आएगा सबसे पहले निकलेगा। जो सबसे पहले आएगा वो सबसे लास्ट में निकलेगा। ये चीज हम लोगों को क्लियर थी। ऐसे ही क्यू का भी मैंने बता दिया अभी क्या रहता है। ठीक है, तो इस चीज में यही रहता है। अब बाकी क्या रहता है, जब हम लोगों को जब जावास्क्रिप्ट देखता है तो सबसे पहले क्या हुआ, पहले आप लोगों का आया सिंक्रोनस टास्क। ठीक है, सिंक्रोनस टास्क में जब ये चीज आई है तो ये पुश हो जाएगी किसमें, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में। तो आप लोगों को नाम याद होगा ये चीज, कि ये चीज होती है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे S1 इधर चला गया, सेम चीज S2 भी इधर चली जाएगी। अगर एग्जीक्यूट मतलब एग्जीक्यूट होगी, यहाँ कॉल स्टैक में आ जाएगा। तो कॉल स्टैक में सबसे पहले क्या बनता है आप लोगों का, सबसे पहले बनता है एनोनिमस। हम लोगों ने उस दिन बात करी थी इस बारे में।
एनोनिमस हो गया, फिर S1 आ गया। ठीक है, S1 जब एग्जीक्यूट हो जाएगा, S1 जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वो पॉप आउट हो जाएगा और उसका रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पे स्टोर, जो था S1। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर जी, ये बात तो आपने सही कही। फिर उसके बाद क्या कहा आपने? आपने कहा कि S2 भी इसी की तरह जाएगा। S2 के बाद फिर यहाँ पे आया, तो यहाँ पे ये चीज S2 हो गई। ठीक है, अब ये क्या हुआ? S1 हो गया डिलीट। ठीक है, यहाँ से कंप्लीट हो गया। फिर S2 यहाँ पे आया। S2 के बाद क्या हुआ? S2 भी यहाँ से पॉप, मतलब जो भी था वो जो निपट निकल के वो यहाँ पे आ गया S2। ठीक है, अब S2 भी हो जाएगा यहाँ से डिलीट। S2 भी होगा यहाँ से डिलीट। ठीक है, दो चीज अब हम लोग के पास जो बचा हुआ है, यहाँ से मैं मिटाते हुए चले जाऊंगा। तो पहले क्या हुआ? S1 आया, S1 यहाँ से आया, सॉरी, S1 यहाँ से आया, S1 गया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ने उसको कॉल करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए उसको भेज दिया कहाँ पे? कॉल स्टैक में। और कॉल स्टैक के बाद वो आ गया H1 में, S1 में। ठीक है, रिजल्ट क्यू में आ गया एज अ रिजल्ट। ठीक है, फिर क्या हुआ? जब इतना काम हो गया तो S2 वहां से हट गया। ठीक है, S1 वहां से हट गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर S2 आई, S2 ने एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में आया, मेमोरी एलोकेट हुई, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में उसको कॉल किया गया, फिर वो एग्जीक्यूट हुआ। जब एग्जीक्यूट हुआ तो जब एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद क्या हुआ कि उसका आ गया रिजल्ट S2 में। फिर उसके बाद यहाँ से वो चीज हो गई डिलीट। ठीक है, अब हम लोग के पास ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी हमारे पास एनोनिमस पड़ा हुआ है। एनोनिमस क्या होगा? आपकी पूरा कोड एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ये चीज हो गई जी। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फिर आते हैं S3 पे। S3 भी सेम चीज यहाँ पे आया। S3 में जो है मेमोरी एलोकेट हुई, एग्जीक्यूट करने के लिए उसको जो है वैल्यूज असाइन हुई। तो उसके बाद क्या हुआ? फिर वो इधर आया, और उसके बाद जो है मैं बाकी चीजों को हटाते चला जाता हूँ। और ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? फिर वो यहाँ पे आया, इसने एक मेमोरी बना ली अपनी, वो यहाँ पे बन गई S3 करके। अब S3 आया, S3 जब एग्जीक्यूट हो गया तब वो जाके पॉप आउट हो गया और यहाँ पे रिजल्ट आ गया S3 का। ठीक है, ये चीज हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, जो कि है हमारा A4 आ गया। A4 क्या रहता है? असिंक्रोनस वे में काम कर रहा होता है। ठीक है, क्योंकि लगता है A4 को लगता है समय। A4 को जब लगता है समय, तो उसको बोल दिया कि बेटे तुम एक काम करो, तुम आ जाओ हमारे कॉल क्यू में। तो यहाँ पे वो A4 अपना समय यहाँ बिता रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर नॉन ब्लॉकिंग हो गई, मतलब ये अपना प्रोसेस कर रहा है और ये इसने छोड़ रखा है सिंक्रोनस टास्क को कि आप अपना प्रोसेस करिए, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप A4 ने कहा कि आप अपना प्रोसेस करिए, हम अपना प्रोसेस कर रहे हैं, हो सकता है कि हमें ज्यादा समय लगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ब्लॉकिंग का मतलब क्या हो गया कि मैं ही काम करूंगा, आप कोई काम नहीं करोगे जब तक मैं काम कंप्लीट कंप्लीट नहीं कर लेता हूँ। ठीक है, नॉन ब्लॉकिंग में ये हो गया कि आप अपना काम भी करिए, हम अपना काम कर रहे हैं, हमें लग सकता है टाइम, तो हम जो है रुक जाते हैं, आप आगे बढ़िए। ठीक है, ये हो गया। अब इसका मैं एग्जांपल और अच्छे से दे सकता हूँ। जैसे मान लो कि दो ट्रेन चल रही हैं। ठीक है, मान लेता हूँ कि एक ट्रेन मेरी है, मैं उस दिन शायद ये एग्जांपल दिया था कि एक ट्रेन चल रही है, ट्रेन ए, जो कि चल रही है मेरी कुछ 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, और एक ट्रेन चल रही है बी, जो कि चल रही है मेरी कुछ 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अब ये जो ट्रेन चल रही है, एक पाथ ऐसा है, मतलब मान लो कि मेरा जो ट्रैक चल रहा है, मेरा जो ट्रैक चल रहा है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, यहाँ से ए चल रही है और यहाँ से बी आ रही है। ठीक, अब उसने क्या, बी ने क्या कहा? जब तक मैं रहूंगी तब तक, जब तक मैं एग्जीक्यूट नहीं हो जाऊंगी तब तक आगे कोई चीजें काम नहीं चलेंगी। मतलब इसके अगर पीछे बी भी हो, इसके मतलब यहाँ पे ए भी, मतलब कोई भी और जो ट्रेनें हो, उसने बोला कि पहले मैं आई हूँ तो पहले मैं एग्जीक्यूट होंगी। तो ए ने कहा क्या कि हो सकता है, मुझे लग रहा है समय, तो एक काम करो, आप निकल जाओ। ठीक है, तब तक ये अपना प्रोसेस कर रही है, जो भी ठीक है, मतलब हो सकता है कि और ये चल रही, कि और धीमे चल रही हो, ठीक है, ये और तेज चल रही हो। तो इसने बोला कि आप एक काम करो, आप निकल जाओ अपने रास्ते, जब आप हो जाओगे तब हम जो है पास पास कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही चलता है बेसिकली, जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि उसने बोल दिया कि आप अपना काम करते रहो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाकी काम निपटा दो। बाकी काम काम क्या?
बी निकल रहा है तो बी निपटा दो, सी निकल रहा है तो सी निपटा दो, डी निकल रहा है डी निपटा दो। 100 जब तक मैं आऊंगा तब तक आपके 3-4 काम तो निपट चुके होंगे, मैं रोकूंगा नहीं किसी को। ठीक है। और जो जावास्क्रिप्ट का बेसिक नेचर होता है वो होता है कि सिंगल थ्रेड सिंक्रोनस लैंग्वेज होती है, वो वेट नहीं करती किसी का, वो एग्जीक्यूट करती चली जाती है। तो पहले बी हो गई, फिर सी हो गई, फिर डी हो गई। ठीक है। अगर ए सिंक्रोनस नहीं होता, ए असिंक्रोनस नहीं होता, तो वो भी वेट नहीं करता, वो भी निकल जाता। ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे ए को मैंने बोल दिया सिंक्रोनस है, और बी और सी और डी जो है सिंक्रोनस है, सॉरी, ए जो है असिंक्रोनस है, और बी और सी और डी जो है आपके सिंक्रोनस है। इस चक्कर ने बोला कि भाई आप लोग निकल जाओ पहले, मैं अपना समय में आता रहूंगा। ठीक है। इस चीज को ही देखते हुए अब क्या हुआ कि ये बन गया, इन्होंने अपना एक कंफर्ट जोन यहाँ पे बना लिया। ठीक। बाकी जो ट्रेन आ रही है उन्होंने भी क्या कर दिया कि यहाँ पे भी मैं मान लेता हूँ कि डी है, वो डी नहीं सॉरी ई है। ठीक है। उसने भी यहाँ पे अपना एक कंफर्ट जोन बना लिया कि तब तक जब तक ये जो चल रहा है तब तक आप करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने बोल दिया कि एक कंफर्ट जोन यहाँ पे ये चीज बन गई है A4 की, तो यहाँ पे ये वेट कर रहा है। ठीक है। दूसरा क्या हुआ, फिर ये चीज हो गई। अब दूसरी फिर क्या आया, यहाँ पे आया A5 में आया। A5 को ही बोल दिया कि भैया आप भी एसिंक्रोनस है, आप भी वेट करो, तो A5 भी यहाँ पे वेट कर रहा है। ठीक है। फिर क्या आता है S6 मतलब क्या हो गया कि मेरा ये उठ के आएगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। A3 तो हो ही चुका था, तो मैं सबको मिटा देता हूँ फिर से, इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, इन सबको जो तीर हैं ये सारे तीर हटा देता हूँ। अब ये चीज हो गई। ठीक है। A5 हो गया। अब आते हैं S6 पे। S6 पे क्या है, S6 में सिंपली यहाँ पे फिर से मेमोरी एलोकेट हुई, एग्जीक्यूट में वैल्यूज असाइन हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो जो यहाँ पे आ गया असिंक्रोनस में, मतलब कॉल स्टैक में उसने मेमोरी उठाई अपनी। ठीक है। यहाँ पे उसने उठाई मेमोरी अपनी, तो ये हो गया S6। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से हो गया पॉप आउट, और यहाँ पे आ गई इसकी वैल्यू एज S6। ठीक है। इतना सब कुछ हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, फिर से जो चीजें हुई, S6 एग्जीक्यूट हो गया, तो ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, ये सब हट गया। ठीक है। और ये भी हट गया नॉर्मली चीज। ठीक है। S6 हो गया। S7 का भी सेम चीज है। S7 भी आएगा अपना यहाँ पर, उड़ता उड़ता आया, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में आया, मेमोरी एलोकेट हुई, मेमोरी एलोकेट के बाद वो यहाँ पे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट सॉरी कॉल स्टैक में आया, कॉल स्टैक में उसने जो मेमोरी एलोकेट हुई उसकी। ठीक है। यहाँ पे उसकी मेमोरी एलोकेट हुई, तो यहाँ पे ये हो गया क्या, S7 के बाद वो यहाँ पे मतलब पॉप आउट हुआ, पॉप आउट में उसकी वैल्यू आ गई S7। ठीक है। जो भी चीज़ एग्जीक्यूट हो रही थी वो, और फिर उसके बाद वो चीज़ फिर क्लियर होती चली गई। यहाँ से ये चीज़ क्लियर हुई, यहाँ से ये चीज़ क्लियर, यहाँ से ये चीज़ क्लियर हुई, यहाँ से चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है। एस सेवन भी ऐसे प्रिंट हो गया। अब हम लोग का आता है क्या, S7 भी हो गया, सॉरी S7 भी हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, A8 पे आ गए। ठीक है। तो A8 में आ गए जब हम लोग, तो A8 फिर से आया आपका यहाँ पे, तो ये हो गया A8 की जगह। ठीक है। अब हम लोगों को दिख गया ये चीज। जब ये सब पूरा पूरा हो गया, तब यहाँ पे कॉल स्टैक जो एनोनिमस था, एनोनिमस बोला कि मेरी सारी चीजें एग्जीक्यूट हो गई हैं, अब मुझे यहाँ से छोड़ दो, अब मुझे यहाँ से निकाल दो। तो जावास्क्रिप्ट बोलता है ठीक है, कॉल स्टैक बोलता है आगे, कॉल स्टैक बोलता है ठीक है, अब क्या करोगे, क्या ही करोगे यहाँ पे, तो आप भी पॉप आउट हो जाओ। ठीक है। तो ये भी हो गया पॉप आउट। जब ये पॉप आउट हो गया, तो हम लोग का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हो गया डिलीट, ये खत्म हो गया, एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट खत्म हो गया। अब बची ये चीज, तीनों चीजें। इन 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 सबके बीच में एक ऐसे नारद जी थे हमारे, एक ऐसे नारद जी थे हमारे, जो इन सबको नोट करते हुए चल रहे थे। इन नारद जी का नाम था इवेंट लूप। ये ऐसे नारद जी हमारे, ऐसे जो है एक थर्ड पार्टी है, जो कि ये देख रहा है कि कॉल स्टैक एम्प्टी हो रहा है या चल रहा है। ठीक है। कॉल स्टैक जो है बराबर अपने हिसाब से चल रहा है या फिर खाली है। अगर कॉल स्टैक खाली है, तो वो कॉल क्यू बोलते थे कि एक काम करो, आप अपना टास्क एग्जीक्यूट होने के लिए डाल दो कॉल स्टैक में, क्योंकि सारे जो टास्क जो रहते हैं वो कॉल स्टैक में ही एग्जीक्यूट होते हैं। एनोनिमस तब आपका एग्जीक्यूट होता है जब आपका सिंक्रोनस वे में काम कर चल रहा हो। ठीक है। और जो असिंक्रोनस वे में काम चल रहा हो, वो सब के सब जो है कॉल स्टैक ही देखता है, और इवेंट लूप के हेल्प से देखता है। तो इवेंट लूप एक ऐसी प्रॉपर्टी है
जावास्क्रिप्ट की असिंक्रोनस वे में नोड जेएस की, जो कि हमारी देखती है कि कॉल स्टैक एम्प्टी है कि नहीं, कॉल स्टैक खाली है कि नहीं। अगर कॉल स्टैक खाली है तो वो कॉल क्यू को कमांड करता है कि आप एक एक करके अपनी चीजों को कॉल स्टैक में भेजते रहिए, शुरू कर दीजिए, ताकि आपका क्या रहेगा, आपका टास्क एग्जीक्यूट होते चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, A4 आ जाएगा, तो यहाँ पे A4 आ जाएगा। अभी यहाँ पे क्या है, एनोनिमस बाहर हो गया, तो मैं इसको कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, और यहाँ से एनोनिमस भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब मेरे टास्क जो चलेंगे वो चलेंगे असिंक्रोनस के। तो यहाँ मेरा आ जाएगा A4। अब यहाँ पे क्या हुआ कि A4 जब ये एग्जीक्यूट हो गया, A4 बाहर आ गया, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा A4। अब मेरा A4 चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब इसने बोला कि यहाँ से फिर से जो है कॉल स्टैक एम्प्टी हो गई। कॉल स्टैक, क्योंकि जब अभी यहाँ पे देखोगे, जब मैंने इसको मिटा दिया, अब ये देखोगे कि एम्प्टी हो गई फिर से। जब ये एम्प्टी हो गई, फिर से खाली हो गई फिर से, तब इसने फिर से बोला इवेंट लूप ने कि अभी भी जो है कॉल स्टैक एम्प्टी है, अब एक काम करो, आप जो नेक्स्ट टास्क है वो भेज दो। तो इसने भेजा, फिर यहाँ से ये चीज़ हट गई है, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से। ये चीज़ हट गई है और ये चीज़ हट गई है, ठीक है। अब मैंने बोल दिया क्या कि सब कुछ तो हट गया, A4 एग्जीक्यूट हो ही गया, तो अब भेज दो आप किसको, A5 को एग्जीक्यूट होने के लिए। तो यहाँ पे आ गया A5, ठीक है। अब ये हुआ क्या, एग्जीक्यूट हुआ, A5 एग्जीक्यूट हुआ। तो A5 जब एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद हुई क्या, ये हो गया पॉप आउट। जब ये पॉप आउट हो गया तो इसकी वैल्यू आ गई A5, ठीक है। A5 जब आ गई, उसके बाद फिर से जो है ये चीज़ पूरी मिट गई, ये चीज़ पूरी हट गई, ये चीज़ पूरी हट गई, और ये चीज़ पूरी हट गई, ठीक है। तो दो ब्लॉक तो अपने एग्जीक्यूट हो गए, लास्ट टास्क बचा हुआ है, तो लास्ट टास्क भी ऐसे ही हो जाएगा। फिर कॉल, फिर इवेंट लूप देखेगा कि ये चीज़ है कि नहीं है। अगर ये चीज़ नहीं, मतलब कॉल साइड में कुछ है, तो वो एग्जीक्यूट करने देगा, तब तक ये इवेंट लूप इस सेक्शन को रोके रखेगा। जब तक ये रोके रखेगा तब तक ठीक है, मतलब जब तक ये एक चीज़ नहीं है यहाँ पर, तब तक रोके रखेगा। जैसे ही देखेगा कि वहां पे कुछ नहीं है, तो A8 को कर देगा अंदर की तरफ, और यहाँ पे बोल देगा कि A8 आप इधर आ जाओ, और जो है आप एग्जीक्यूट हो जाओ। और जब आप एग्जीक्यूट हो जाओगे तब आप हो जाओ पॉप आउट, और यहाँ पे आ जाएगा A8, ठीक है। ये काम रहता है जावास्क्रिप्ट के असिंक्रोनस फंक्शन के, कैसे असिंक्रोनस फंक्शन काम कर रहा है। तो बेसिकली जो हम लोग का इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है वो होता है कि असिंक्रोनस वे में कैसे काम कर रहा है, तो उसका आंसर है इवेंट लूप, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो बताया था आप लोगों को, कहीं मैं करवाया होगा तो क्वेश्चन नहीं, ये वाला कि हाउ जावास्क्रिप्ट परफॉर्म असिंक्रोनस फंक्शन, इसका एक, इसके दो आंसर, एक होता है इवेंट ड्रिवन और एक होता है इवेंट लूप, ठीक है। इवेंट ड्रिवन क्या हो गया, सारे के सारे जितने भी बटन्स क्लिक होते हैं या जितने भी एक्शंस परफॉर्म होते हैं, ठीक है। जैसे अपने हम लोगों के पास जो इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स आपके पास कौन कौन से हैं, आपके पास है क्लिक का, तो ऑन क्लिक मान लेता हूं मैं, ठीक है। आपके पास चेंजिंग का, तो आपके ऑन चेंज हो गया। फिर आपके पास ऑन माउस, माउस ऑन माउस ओवर का होता है, ऑन माउस डाउन का होता है, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे इवेंट्स अपने पास होते हैं। तो ये सब रहते हैं इवेंट ड्रिवन। इवेंट ड्रिवन मतलब क्या, इनसे ही डिराइव होकर चीजें बनती हैं। तो ये सारे के सारे जो होते हैं वो असिंक्रोनस फंक्शनैलिटी होती है सबकी। ये सारे के सारे जो होते हैं वो असिंक्रोनस फंक्शन होते हैं, ठीक है। मतलब ये कि जब ये कॉल किए जाएंगे तभी इनका होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिक जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको जो है इतने टाइम पे इतने क्वेश्चन बता दिए कि पहला क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट और नोड जेएस में क्या डिफरेंस होता है, दूसरा जावास्क्रिप्ट ही क्यों, तीसरा ये जावास्क्रिप्ट वगैरह सिंगल थ्रेड और क्या सिंगल थ्रेड और सिंगल सॉरी सिंक्रोनस है, बोलोगे हाँ बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो कि कैसे। तो मैंने एक कोड जो आपको ये वाला कोड करके दिखाया था, ये वाला कोड करके दिखाया था कि कंसोल डॉट लॉग 1 2 3 4 5, इसको आप कर सकते हो और एक जगह आप एरर दिखा देना, तो बता देना कि कैसे कोड रुक गया एक जगह। तब जब आप ये बता दोगे तो आपको मतलब इंटरव्यू इम्प्रेस हो जाएगा, वो समझेगा कि बहुत बढ़िया, इतनी नॉलेज तो है हम लोगों को, ठीक है। फिर आता है क्या कि जावास्क्रिप्ट अगर असिंक्रोनस है तो असिंक्रोनस टास्क कैसे परफॉर्म कर रहा है। असिंक्रोनस टास्क कैसे होगा, मान लेते हैं हम लोगों को जो है डेटा हम लोग को लाना है कोई सर्वर से, ठीक है। अब उसमें लग रहा है समय,
उसमें जब समय लग रहा है तो वो जो है असिंक्रोनस में आ गया कि भाई जब तक हम डेटा ला रहे हैं तब तक आप बाकी काम कर लो। तो बाकी काम ये चीज वो नहीं जो ऐड होता है हम लोगों का कि मैं ये कर लेता हूँ आप ड्रीम इलेवन में टीम बना लो। सेम चीज वही चीज है कि एक काम तो मैं कर ही रहा हूँ, आप बाकी काम देख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो जो असिंक्रोनस टास्क हो गया वो कैसे हो गया, इवेंट ड्रिवन से और इवेंट लूप से। इवेंट लूप का फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कैसे रहता है काम। इवेंट लूप बेसिकली एक फंक्शन है, ये एक बेसिकली एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में। एक इवेंट लूप एक फंक्शन है जो कि ये देखता है कि कॉल स्टैक एम्प्टी हुआ, खाली हुआ कि नहीं। कॉल स्टैक जिस टाइम पे खाली होगा तब वो कॉल क्यू को बोलता है कि आप एक एक करके कॉल स्टैक में अपनी चीजों भेजना शुरू कर दें। जब आप वो भेजना शुरू करेंगे तो आपकी चीजें एग्जीक्यूट होंगी। जब वो एग्जीक्यूट होंगी तब जाकर आप कह सकते हो, मतलब तब जो है धीरे धीरे एक एक करके चीजें करते करता रहेगा। सेम चीज मैं अगर ये चीज बोलूं कि लाइन नंबर जो 6 है, लाइन नंबर जो 6 है आपकी, ठीक है, उससे पहले असिंक्रोनस टास्क में A4 और A5 आ गए थे। मतलब क्या कि यहाँ पे A4, यहाँ पे A4 और A5 थे। ठीक है। जब A4 A5 यहाँ पे थे, मतलब क्या हुआ कि इवेंट लूप तब भी काम कर रहा था। ठीक है। क्योंकि क्या हुआ था कि आगे जो हम लोग के A6 जो ये S6 है, S6 और S7 ये भी तो थे। तो मतलब क्या हुआ कि एनोनिमस फंक्शन तब भी काम कर रहा था। तब भी एनोनिमस फंक्शन था क्योंकि अभी पूरा पूरा कोड राइट आगे जो है हटा नहीं था। जब वो कोड हटेगा तब उसके बाद आगे काम होगा, अभी कोड हटा नहीं है। जब कोड हटेगा तब उसके बाद जो है कॉल क्यू का काम और इवेंट लूप का काम होगा। यही चीज जो नोट कर रहा था वो इवेंट लूप चेक नोट कर रहा था। तो बेसिकली मैं एक चीज कह सकता हूँ आपको, मैं एक डेफिनेशन लिखा सकता हूँ आपको कि इवेंट लूप की डेफिनेशन आप इस तरीके से समझो। इवेंट लूप, so basically it is a function which performs asynchronous functionality in JavaScript। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी क्या होता है, दूसरी डेफिनेशन क्या है, जो कि मेन डेफिनेशन तो ये थी कि एसिंक्रोनस फंक्शनैलिटी को होल्ड करता है। दूसरा ये हो गया कैसे काम करता है, इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है और कैसे ये जो है हैंडल कर रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इट ऑलवेज checks whether call stack is empty or any other task is executing, is being executing। ठीक है। कोई टास्क अगर एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो चेक करता रहता है। ठीक है। पहला पॉइंट तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये हो गया। दूसरा पॉइंट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये हो गया। तीसरा पॉइंट मैं कह रहा हूँ कि इज इट वर्क्स like a mediocre between call stack and call queue to execute all the asynchronous tasks which are waiting to get executed, which are waiting to get executed with the help of, which are waiting in call queue with the help of call stack।
कॉल स्टैक ही है जो कि चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है, सबको। जितनी भी चीज़ें रहेंगी आपकी, चाहे आपका सिंपल सिंक्रोनस टास्क हो, कंसोल डॉट लॉग भी हो, कोई चीज़ प्रिंट करनी हो, कुछ भी करना हो, सिर्फ और सिर्फ कॉल क्यू ही है, सॉरी कॉल स्टैक ही है जो हर चीज़ को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। कॉल क्यू क्या है? कॉल कॉल क्यू बेसिकली एक चीज़ को होल्ड करता है, चीज़ों को। ठीक है। अपनी चीज़ों को होल्ड करना हो तो वो कॉल क्यू के ही द्वारा होता है, बाकी कुछ ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो इवेंट लूप का ये चक्कर हो गया। इवेंट ड्रिवन का मैंने आपको बता दिया कि सब ये सारी सारी चीजें जो रहती हैं वो इवेंट ड्रिवन रहती हैं। तो इंटरव्यू के क्वेश्चन जो ये हो गया, ये एक तरीके से मेन क्वेश्चन हो गया कि कैसे काम करना है। ठीक है। मोड नोट जेस कैसे काम करता है, क्या होता है, वो उन्होंने बता दिया उस चीज को। ठीक है। अब बढ़ते हैं एक स्टेप और आगे, क्योंकि अब हम लोग घुस गए हैं असिंक्रोनस फंक्शनैलिटी पे जावास्क्रिप्ट के। ठीक है। नोड के क्वेश्चन जो रहते हैं वो सब इन्हीं से रिलेटेड चीजें होती हैं सबकी सब, क्योंकि नोड जो है वो ज्यादातर असिंक्रोनस वे में काम कर रहा होता है। ठीक है। क्योंकि सिंक्रोनस वे में तो हम लोग समझ चुके होते हैं सारे काम। अब असिंक्रोनस वे में ही हम लोग को समझ नहीं आते कि क्या होता है, क्योंकि नोड जैसे क्या, एक सर्वर जैसे काम करता है। सर्वर जैसे काम करता है मतलब क्या हो गया कि आपके पास दो चीजें रहती हैं। एक हो गया आपका क्लाइंट साइड, ठीक है। एक होता है आपका सर्वर साइड। ठीक है। सर्वर साइड और क्लाइंट साइड में क्या रिलेशन हो जाता है, कैसे रिलेशन बनता है कि सर्वर साइड करता है, क्लाइंट साइड करता है सर्वर से रिक्वेस्ट, और सर्वर करता है उसको रिस्पॉन्स। ये एक साइकिल चलती रहती है। कोई भी आप यूआरएल जाओगे, कोई भी आप यूआरएल में देखोगे, तो बेसिकली क्या रहता है, आप सर्वर से किसी चीज का रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है। गूगल में आपने सर्च मारा, जीएफजी को सर्च मारा, गूगल गीक्स और गीक्स मारा, फेसबुक मारते हो, इंस्टाग्राम मारते हो, तो एक तरीके से क्या हो गया, क्लाइंट ने सर्वर से रिक्वेस्ट करी कि मुझे डेटा चाहिए इस बारे में। फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर सर्वर के पास होता है डेटा, ट्रैफिक कम होता है तो वो तुरंत दे देता है। हो सकता है कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो। ठीक है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हो गए, अमेजोन हो गया, मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट हो गए, ये फेसबुक हो गया, गिग्स और गिग्स भी बड़ी साइट ही हो गई। यहाँ पे क्या होता है कि डेटा आने में समय लग सकता है। रीजन क्या है, क्योंकि एक ही सर्वर को बहुत लोग एक्सेस कर रहे होते हैं। ठीक है। अलग अलग चीजों को लेकर होता है कि आप जो है जैसे आपने मिंत्रा खोला तो मिंत्रा में आप जूते देख रहे हो, जीन्स देख रहे हो, शर्ट देख रहे हो, पैंट देख रहे हो। ठीक है। अलग अलग चीजें देख रहे हो। ठीक है। तो उसमें क्या रहता है कि क्लाइंट सर्वर साइड में जो रिक्वेस्ट करता है वो चीजों को करता है। अब एक ही शर्ट को भी बहुत लोग देख रहे होते हैं। ठीक है। एक शर्ट को सिर्फ मैं ही नहीं देख रहा हूँ, एक शर्ट को भी बहुत लोग देख रहे होते हैं, और एक शर्ट बहुत लोग खरीद भी रहे होते हैं। तो आप वहाँ पे रिक्वेस्ट करते हो, उस हिसाब से आपको रिस्पॉन्स आता है कि कैसा ट्रैफिक है और कैसा नेटवर्क का सेटअप बना हुआ है। ठीक है। अब जो ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का काम, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का काम होता है, वही जो काम होता है ये हमारा संभालता है क्या, कौन है, प्रोमिसेस। जावास्क्रिप्ट में एक कंसेप्ट होता है जिसे कहते हैं प्रोमिसेस। अब आप सोच रहे जब मैं नोट पढ़ा रहा हूँ तो मैं जावास्क्रिप्ट कहाँ से कर लूंगा। तो बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट तो एक लैंग्वेज हो गई, और नोट जो हो गई उसके रन टाइम इन्वायरमेंट हो गया, उसी पे ही सारे काम हो रहे हैं। आपको लग रहा हो कि दोनों चीज अलग कैसे हो रही है, तो अलग चीज इसी में हो रहा है कि बिना नोट जेएस के जावास्क्रिप्ट रन नहीं कर पाएगी। सारे सारे सर्वर ऐसे ही बनते हैं। जेडीके आपने सुना होगा, जावास्क्रिप्ट जावा डेवलपमेंट किट। तो ये बेसिकली उसी में, ये वो जावा को रन करने के लिए होता है, और जो हमारा नोड होता है वो हम लोग का जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए होता है। ठीक है। ठीक है। इतनी चीज तो समझ में आई। तो हम लोग काम किस पे कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं इस पे, सर्वर साइड पे। तो जब सर्वर साइड पे काम कर रहे होते हैं, मतलब क्या हो गया कि प्रोमिसेस या हम लोग को रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की चीजें होती है। ठीक। अब सर्वर में कुछ टाइम जो चीजें हैं, अब तीसरी चीज जो होती है वो हम लोग की होती है डेटाबेस। ठीक है। मैंने क्लाइंट साइड से बोला कि मैंने कुछ रिक्वेस्ट करी, सर्वर साइड ने जो है उसको जो है डेटाबेस में देखा कि प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो पास कर दिया, नहीं है तो वो बोल देगा कि नहीं है। या फिर उसको टाइम लग गया डेटाबेस से फेच करने में, तो उसको और टाइम लग गया कि डेटा को यहाँ पे रिड्यूस करने में। तो सर्वर साइड का इसी चक्कर में हम लोग को जरूरत पड़ती है, और नोड जस्ट इसी पे ही काम कर रहा होता है। जो हम लोग के सर्वर बनेंगे, आगे हम लोग सर्वर भी बनाएंगे, कैसे सर्वर को एक्सेस करते हैं वो भी देखेंगे। तो एक एक चीज का हम लोग करते चले जाएंगे। अभी के लिए क्या है, अभी के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि प्रोमिसेस क्या होते हैं, डेटा कैसे आ रहा होता है, कैसे हम लोग को डेटा को उसको एक्सेस करना होता है, ये चीज हम लोग अभी के लिए देखते चले जाएंगे। फिर उसके बाद और भी करते चले जाएंगे। ठीक है। अभी क्या मैंने बोला कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का खेल होता है, तो प्रोमिसेस में भी दो चीजें होती हैं। प्रोमिस में भी जो दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका, या तो आपका प्रॉमिस, समझो आपकी जो है कोई भी चीज है, मान लेते हैं कि आप कहीं पे भी गए,
ठीक है, मतलब कह सकते हैं आप किसी चीज को ही कह सकते हैं मिठाई की दुकान में गए, चलो ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मिठाई की दुकान पे गए। मिठाई की दुकान में क्या क्या हुआ आपके साथ, आपने जो है 3 दिन का ऑर्डर दिया। ठीक है, 3 दिन बुरा बाकी आज जैसे आज मान लेते हैं कि 8 तारीख है, आपने 11 तारीख को मिठाई वाले को बोला कि मैं मेरे को चाहिए मिठाई, वो भी 8 तारीख को चाहिए ना, 11 तारीख को चाहिए, आप बताओ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। दो रीजन हो सकते हैं, या तो वो मना कर देगा या तो वो बोल देगा कि हाँ हो पाएगा। ठीक है, दो चीजें हो गई। तीसरी कंडीशन क्या होती है हमारी, या तो उसने पहले दो पे बात कर लेते हैं। पहला तो हो जाएगा कि या तो फुलफिल हो जाएगा प्रॉमिस। ठीक है, अब उसने आपसे जो भी कहा वो चीज फुलफिल हो जाएगी, वो आपको डिलीवर कर सकता है। दूसरा क्या होगा कि उसके पास ज्यादा लोड हुआ तो वो बोल देगा कि नहीं हो पाएगा, तो उसको हम लोग कह देते हैं रिजेक्ट स्टेट। तीसरी स्टेट हो जाती है जैसे कहते हैं पेंडिंग, लिख देता हूं मैं इसको। तीसरी स्टेट होती है उसे कहते हैं पेंडिंग। ठीक, पेंडिंग स्टेट क्या होता है कि वो पहले देखेगा, मिठाई वाला जो है वो पहले देखेगा कि उसके पास इतना मटेरियल है कि नहीं है। तो 11 तारीख की बात थी, उसने मतलब वो जो है मान लेते हैं कि यूजुअली वो 30 किलो खोया लाता होगा अपनी दुकान में, यूजुअली लाता होगा। आपने उसको जो काम दे दिया वो दे दिया 60 किलो का। ठीक है, तो जब वो 30 किलो लाता होगा और 30 किलो वो हर दिन में बेच के खत्म करके चला जाता होगा, तो उसी चीज में वो सोच रहा होगा कि ये चीज हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है। अगर पेंडिंग के बाद उसने बोल दिया कि हाँ ये चीज हो पाएगी, तो वो चीज फुलफिल हो जाती है। अगर पेंडिंग के बाद बोल दिया कि नहीं हो पाएगा, तो वो चीज हो जाएगी रिजेक्ट। ठीक है, तो इसके भी दो तरीके हो गए। पेंडिंग हो गया, पेंडिंग तब तक है जब तक आपका प्रोसेस कर रहा है वो। अगर वो प्रोसेस में सक्सेसफुल होता है तो वो रिस्पॉन्स में दे देगा कि फुलफिल हो जाएगी प्रॉब्लम, प्रॉमिस फुलफिल हो जाएगी। नहीं तो आपको बोल देगा कि वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये काम होता है प्रोमिस का। सेम चीज यहाँ पर जैसे मैं चीज बोल रहा था, क्यों कैसे रिलेटेड है ये समझो आप इस चीज को। यहाँ पे डेटा, आपने कोई चीज रिक्वेस्ट करी, वो चीज बोली, वो चीज सर्वर ने डेटाबेस में देख के बोला कि ये चीज पॉसिबल है, तो आपको कर देगा क्या, रिटर्न कर देगा फुलफिल। ठीक है, तो रिस्पॉन्स में आ जाएगा क्या, फुलफिल, जब वो चीज हो जा रही है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सर्वर से बोला उसने, सर्वर में उसने जो है डेटाबेस में एक्सेस किया और उसने बोला कि नहीं हो पाएगा, तो उसने बोल दिया क्या कि ये रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो रिस्पॉन्सेज बन रहा है वो प्रोमिसेस के ही रिस्पॉन्सेज हैं। ठीक है, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरा उसने बोला कि टाइम लग रहा है, हो सकता है प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लग रहा हो, डेटा ऐसा रिक्वेस्ट आपने ऐसी करी हो कि उसको समय लग रहा हो डेटाबेस को जो है खंगालने में, तो उसने क्या किया, उसको डाल दिया उसने पेंडिंग स्टेट में। और पेंडिंग अल्टीमेटली जो है वो रिजेक्ट देता है, या पेंडिंग आपको देगा फुलफिल। यही चीजें रहती है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं रहता। बेसिक चीज चीज रहती है वो फुलफिल और रिजेक्ट रहता है। अगर आपका पेंडिंग स्टेट में मतलब क्या, डेटा उसको आने में समय लग रहा है, तब तक आपका कुछ और फंक्शन चलेगा। अगर वो चीज हो जा रही है तो हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज तो हो गई। अब इसको हम लोग एक बार करके देखते हैं कि कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है इसके पीछे का कहानी। ठीक है, तो मैं आता हूँ अपने इसमें VS कोड में, और यहाँ मैं सिंपल क्या करता हूँ, एक प्रॉमिस का बना लेता हूँ। तो प्रॉमिस इक्वल्स टू न्यू प्रॉमिस, ये मैंने एक क्लास बना ली है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल प्रॉमिस किया, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया जिसमें मैंने कर दिया क्या, आप मेरे को दो क्या रिस्पॉन्स में, या तो आप मेरे को दो फुलफिल, या कह सकते हैं इसको रिजॉल्व, रिजॉल्व कर दो, या आप मेरे को कर दो क्या, रिजेक्ट। आपने अगर सही काम किया तो रिजॉल्व कर दो, नहीं तो कर दो रिजेक्ट। इतनी चीजें तो हो गई। अब ये रिजॉल्व और रिजेक्ट जो है वो फंक्शंस हैं। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास है कोई वेरिएबल ए करके, इसकी वैल्यू 10 है। ठीक है, और यहाँ मैं क्या करता हूँ, कंडीशन लगाता हूँ, अगर ये चीज फुलफिल हो रही है, ए डबल इक्वल ट्रिपल इक्वल टू 10 है,